नोट्स अपने हाथों से बनाई है, तो जब आप रिवीजन करते हैं ना तो आपको बहुत हेल्प मिलती है वहां पर, क्योंकि आपकी बनाई हुई नोट्स आपको पता है कि आपने यहां क्यों ऐसा किया था, वो आपके ध्यान आती हैं बातें। आप ये सोचो कि किसी दूसरे की नोट्स में पढ़ूं तो बच्चों पॉसिबल नहीं हो पाता ये चीज, ये आप भी जानते हैं। और दूसरी चीज, आप कभी भी लेक्चर्स को पढ़ें ना, लेक्चर्स को देखें, तो उस लेक्चर्स के बाद जरूर आप थोड़ा सा गैप लें, जिससे कि वो लेक्चर आपके माइंड में थोड़ा सेट हो। ये नहीं कि आपने लेक्चर देखा और तुरंत जुट गए, नहीं, थोड़ा सा उसे एनालिसिस करो, थोड़ा सा उस थ्योरी को रिवाइज करो कि आपको पता लगे कि यार अगर मैं सर के साथ पढ़ रहा था तो मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं वीडियो बंद करके क्वेश्चंस कर रहा हूं तो मेरा कोऑर्डिनेशन और मेरा ध्यान कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, भटक रहा है। समझ रहे हो? तो चीजों को समझो और तब अपन जो काम करते हैं ना तो बहुत परफेक्ट होता है। और बच्चों आपको पता है प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप किसी चीज को प्लान करोगे, उसे एग्जीक्यूट करना आपको पता है कि कब किस पोजीशन पे किस कदम पे आपको क्या करना है। लेकिन आप कोई चीज प्लान नहीं करोगे, रैंडमली कोई चीज करोगे तो रैंडमली हमेशा आपको पता है चीजें रह जाती हैं। और बच्चों यहां पर हम कोई रियायत नहीं कर सकते, किसी भी चीज में कोई रियायत नहीं कर सकते बच्चों। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया से बढ़िया खाना खाओ और बढ़िया से बढ़िया सेफ रहो, क्योंकि आजकल जो बीमारी फैली हुई है इससे हमें बहुत ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, तो चलो अपन पुरानी बातें पे आते हैं। ये तो रही आपके समझाने वाली बात, आप इसको हमेशा ध्यान रखें बच्चों। तो अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चों। यहां पर आपने कल पढ़ा था मेसोमेरिक इफेक्ट को बहुत डीपली, कि कैसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट को समझ रहे थे, कैसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट को अप्लाई कर रहे थे। इन सब चीजों को हमने यहां पर सीखा था। क्लियर बात है? लेकिन यार अपन मेसोमेरिक पढ़ रहे थे, उसका यूज एक्चुअल में आपको प्रीवियस लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि भाई वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। मेसोमेरिक है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट और विड्रॉइंग फैक्टर शो कर रहा है। बस फर्क इतना है बच्चों कि वहां पर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है और यहां पर पाई बॉन्ड और रेजोनेंस के थ्रू यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करने की जो डायरेक्शन है वो आपको हमेशा पता है कि कहां से कहां होती है बच्चों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है बात? फिर अपन ने उसके क्वेश्चंस किए थे, अपने बहुत एप्लीकेशन यहां पर किए थे कि कैसे हम पॉजिटिव की स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस एंड नेगेटिव की स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? बात वही है, पॉजिटिव है तो वो खाली होगा, बिल्कुल एम्प्टी होगा, और किसी भी खाली चीज को अगर न्यूट्रल होना है तो बच्चों उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, या मैं कह सकूं उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्या सही बात है? अगर मान लीजिए ग्रुप डोनेट करने वाले नहीं है, विड्रॉइंग फैक्टर शो करने वाले हैं, तो विड्रॉइंग फैक्टर शो कर रहे हैं तो वो कम से कम करें, क्योंकि कोई चीज खाली है यार, अब उसे मैं और खाली नहीं कर सकता, उसे मैं और ज्यादा खाली करूंगा तो बेचारा कहां जिएगा या मरेगा भाई, ये तो बताओ। समझ आ रही बात? तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों। क्लियर? फिर दूसरी बात यह आती है कि अपन ने नेगेटिव की स्टेबिलिटी सीखा था, तो नेगेटिव में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है मुझे बताएं जरा। नेगेटिव क्या होता है? फुलफिल होता है, और फुलफिल चीज को एक्सेस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हमें दिखा रहा है कि मेरे पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे न्यूट्रल होना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे, या मैं ये कहूं रिलीज करने वाले या विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास अटैच होने चाहिए। क्लियर बात है? फिर अपन ने मेसोमेरिक में मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि मेसोमेरिक फैक्टर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही अप्लाई होता है, कभी भी मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक अप्लाई नहीं होता है। अगर मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव शो कर सकता है, या तो वो प्लस आई शो कर सकता है या तो वो माइनस आई शो कर सकता है। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगा है तो अगर वो रेजोनेंस फैक्टर यूज कर सकता है, अगर वो रेजोनेंस फैक्टर अप्लाई कर सकता है तो वो करेगा, अगर वो रेजोनेंस फैक्टर अप्लाई नहीं कर सकता है तो वो नहीं करेगा। क्या सिंपल सी बात समझ में आती है? तो चलिए यहां पर मेन अगर दो तीन बातें मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के लिए मैं कह सकता हूं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एच एंड प्लस एम। क्या सही बात है? इनमें जो भी फैक्टर अप्लाई होगा आप वो अप्लाई करेंगे, और हमें हमेशा बताया गया है मेसोमेरिक फैक्टर
हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर और इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है। अगर कहीं डोमिनेटिंग फैक्टर रेजोनेंस फैक्टर है तो वो रेजोनेंस फैक्टर जरूर वहां डोमिनेट करेगा। क्लियर बात समझ में आती है? इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि कार्बोकैटायन को हमेशा डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, ये भी डोनेट कर सकते हैं, ये भी डोनेट कर सकते हैं और ये भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर जो फैक्टर यूज होगा सबसे बेस्ट कौन होगा? मेसोमेरिक। फिर कौन होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। और फिर कौन होगा बच्चों? इंडक्टिव। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? चलिए, अगर मान लीजिए इसी जगह पर नेगेटिव आई, नेगेटिव एच और नेगेटिव एम ग्रुप हो तो मैं कह सकता हूं वो इनके क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या क्लियर बात समझ में आती है? बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? इसी तरीके से मुझे बच्चों बताएं, अगर मेरे पास कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कार्बे एनायन स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बे एनायन बहुत ज्यादा एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और अगर बच्चों एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉइंग करेगा या उसे बिल्कुल रिलीज कर देगा। तो मैं कह सकता हूं रिलीज तो ऐसे कर नहीं सकता, लेकिन वो रिलीज करने वाले ग्रुप अगर अटैच हैं तो वो इस काम में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखने वाला हूं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, -h एंड -i ग्रुप। क्या क्लियर बात समझ में आती है? इसी तरीके से मान लीजिए अगर मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप हो तो डोनेटिंग ग्रुप जितने कम होंगे उतना अच्छा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं 1+1 एंड 1/+i। क्या क्लियर बात समझ में आती है? जितना कम डोनेशन होगा उतना बेस्ट है अगर डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हैं तो। क्या बहुत अच्छे से क्लियर होता है? चलिए जरा मुझे एक दो क्वेश्चन करके दिखाएं। कल अपन ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी और उन्हीं प्रैक्टिस को अपन आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आपको रेजोनेंस के थ्रू बताया था कि कैसे यहां पर ऑर्थो और पैरा पर ही वर्क हो रहा है। मैंने ये आपको बताया था कैसे यहां ऑर्थो और पैरा ही वर्क कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आती है? तो आइए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव है, यहां मैंने लगा दिया बच्चों OH ग्रुप। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। यहां मैंने लगा दिया OCH3 ग्रुप। क्लियर? और यहां मैंने लगा दिया बच्चों मैथिल ग्रुप। क्लियर? अब मुझे आप बताएं यहां पर 1, 2 एंड 3 में कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है आप उसके बारे में मुझे यहां पर डिस्कस करके बताएं। तो आपको करना क्या है? एक्चुअल में आपके माइंड में क्या चीजें थोड़ी सेट हुई? पॉजिटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। यहां ग्रुप्स जो लगे हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पे लगे हैं। इसका मतलब ये रेजोनेंस फैक्टर यूज कर सकते हैं, और ये रेजोनेंस फैक्टर कौन सा यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस अपन ने की है बच्चों, और बहुत सारी प्रैक्टिस इसीलिए की है कि इस पोजीशन पे आने के बाद आपको ये ना बताना पड़े कि सर ओ के पास लोन पेयर होता है और वो डोनेट कर सकता है। कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। इसका मतलब सर ये +m शो कर सकता है, मुझे ये बताना ना पड़े, तब है मजा। समझ में आई बात? इसीलिए मैं कह रहा हूं चीजों को बहुत अच्छे से समझो, बहुत परफेक्टली समझो। मैं नहीं कहता बहुत समझना है, मैं कहता पूरा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पोर्शन में पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। क्लियर है? तो चलिए, इसका मतलब OH ग्रुप लोन पेयर है तो ये +m शो कर सकता है। बहुत अच्छे से मैंने ये चीज क्लियर कर ली। क्लियर? मुझे बच्चों बताओ, यहां पर भी O है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी +m शो कर सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई? क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ऑर्थो पे लगा है। अगर ये मेटा पे लगा होता तो मैं इसका रेजोनेंस फैक्टर नहीं यूज करता, मैं इसका सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव यूज करता। मेसोमेरिक फैक्टर कब मैं यूज कर रहा हूं? जब ये ऑर्थो और पैरा पे लगा हो। यहां भी लगा हो, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है। इसका मतलब इन तीन पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप है तभी वो रेजोनेंस फैक्टर यूज कर सकते हैं, इफ वे पॉसिबल। क्लियर है? अब बताओ, अगर पॉसिबल है तो ये +m शो कर सकता है, ठीक है भाई। अच्छा, थर्ड में मैथिल ग्रुप मैक्सिमम क्या करता है रेजोनेंस फैक्टर? +h। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? जल्दी से मुझे बताओ ऑर्डर क्या लिख दूं? क्या मुझे पता है कि +m ग्रुप हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं +h से? यहां पर लिख चुका हूं मैं। इसका मतलब जो थर्ड है वो सबसे कम डोनेट करने वाला है, और सबसे कम डोनेट करने वाला है तो मैं कह सकता हूं इसके जो आंसर आने वाला है उसमें थर्ड
सबसे लास्ट आने वाला है। क्या इतनी सी बात मेरे को समझ में आने लग गई? अब एक कंफ्यूजन मेरे पास आया कि यार सर, अगर मैं ये OH ग्रुप की बात करूं और अगर मैं इस OR ग्रुप की बात करूं तो प्लस M किसका ज्यादा होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी समझाया था कि एक्चुअल में रेजोनेंस में क्या होता है। ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, नहीं बच्चों। हमेशा क्या होता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए आप मुझे ये बताओ, मान लो आप कहीं बाजार गए हो, आपको किसी से मिलना है, तो आप क्या सोचोगे कि आपके पास कोई खाली जगह हो जहां लोग ना आ रहे हो, लोग मुझे देख ना पाए, वरना मेरे पापा को बता देंगे। क्लियर? ठीक वैसा ही है। तो मुझे बताओ, अगर लोन पेयर के पास में बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो क्या ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगी? इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और बल्कि ग्रुप है कौन सा? आर। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कौन से ग्रुप कहलाते हैं? आर ग्रुप कहलाते हैं। इसका मतलब बच्चों, यहां पर जो ओवरलैपिंग है इनके और एल्कीन्स के बीच, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी इसमें है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई फैक्टर नहीं है, कोई ग्रुप नहीं लगा है, वो इजीली एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो मुझे बताओ, जितनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी उतनी ही इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होंगे और उतना ही डोनेशन होगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं प्लस M किसका ज्यादा होता है? OH का। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज। तो बताओ मैं किसको ज्यादा लिख दूं? 1 देन इज ग्रेटर देन 2। तो क्या समझ में आया कि मैंने 1 2 3 क्यों लिखा? क्लियर है? तो चलिए एक और क्वेश्चन करें फटाक से। इस बार आपको ही सारी कोशिश करनी है भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो समझ में आई बात? मैंने आपको हमेशा बता रखा है, गलती होती है तो होने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास बच्चों कोशिश ही नहीं करेंगे तो बताइए काम कैसे चलेगा? सही बात है। मैंने आपको इस हैलाइड के बारे में बहुत अच्छी बात बता रखी है भाई। शायद तो नहीं बोलूंगा यहां पर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। क्लियर है? आप सोच रहे हो शायद, हाँ, अपना ही सोचो सिर्फ, ठीक है? तो समझो मेरी बात को, ये बताओ कि हैलाइड हमेशा क्या शो करता है? क्या मैंने आपको बता रखा है? हैलाइड हमेशा क्या शो करता है, मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, -I, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये इसके प्लस M को डोमिनेट कर देती है। इसका मतलब हैलाइड कहीं भी आएगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? -I। क्या बोलूंगा? -I। क्या बोलूंगा? -I। क्या मुझे पोजीशन को देखना है कि ऑर्थो है तो ये लोन पेयर भी दे सकता है, पैरा है तो ये लोन पेयर दे सकता है और मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव? नहीं बच्चों, कि हैलाइड शो क्या करता है, इसका डोमिनेटिंग फैक्टर ही इंडक्टिव है। तो कहीं भी लगाओ उसका हम मैक्सिमम फैक्टर ही तो यूज करेंगे। और मैक्सिमम फैक्टर अगर इंडक्टिव यूज कर रहे हैं तो मुझे बताओ बच्चों, इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब अगर पास में लगा है तो इसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर दूर लगा है तो विड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। और पॉजिटिव को कम खींचने वाला चाहिए, ज्यादा खींचने वाला नहीं चाहिए। इसका मतलब बच्चों ऑर्डर इज 1 2 3। क्यों? क्योंकि 1 बहुत दूर लगा है, 2 थोड़ा सा पास है, और ये तो भाई साहब बगल में ही बैठा हुआ है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो इस तरीके से अपन ने शुरुआत की है लेक्चर्स की आज की। तो चलिए नोट करिए, आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपको मेसोमेरिक का आइडिया एकदम परफेक्ट होना चाहिए भाई। 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेसोमेरिक से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग ना देकर कभी कभी कुछ पाई बॉन्ड के थ्रू भी ये पूछ लेता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक साइक्लोहेक्सीन रिंग है जहां मैंने 2 पाई बॉन्ड लगा दिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लगा दिया OH ग्रुप, और बच्चों यहां मैंने लगा दिया पॉजिटिव ग्रुप। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बस यहां पर आपको चीजों को ध्यान से करना है, गड़बड़ी मत कर देना बस, ठीक? बहुत ध्यान से करो। और यहां पॉजिटिव है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या आपको समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों कि ये OH ग्रुप है और यहां OR ग्रुप है, लेकिन इनकी पोजीशन भी मैंने क्या की है बच्चों? अलग की है। क्लियर? इसी तरीके से
ये पॉजिटिव है, चलिए चेंज ना करिए, इनको OH ही रखिए आप, ठीक है, इनको आप OH ही रख लीजिए। और यहां मैंने क्या किया बच्चों, यहां मैंने लगा दिया एक मैथिल ग्रुप। क्लियर? तो चलिए अब मुझे बताएं कि यहां पर इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कभी भी अगर ऐसी पोजीशन आती है जहां ये बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग में मुझे पोजीशन पता है, तो मुझे ऑर्थो पैरा पता है, और ऑर्थो पैरा पता है तो मैं ग्रुप्स में लिख सकता हूं कि वो +M शो करेंगे या -I शो करेंगे। लेकिन यहां मुझे पता नहीं लग रहा है, तो जब आपको पता ना लगे तो मैंने आपको परफेक्ट चीज सिखा रखी है, दिस इज रेजोनेंस। और रेजोनेंस के थ्रू मैं बता सकता हूं कि पॉजिटिव कहां कहां जाएगा, और अगर पॉजिटिव कहां कहां जाएगा तो मुझे यह बताएगा कि पॉजिटिव के थ्रू O क्या करेगा। ध्यान से देखना बच्चों, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पाई बॉन्ड पहले मूव करेगा, मूव करते ही पॉजिटिव कहां आएगा, यहां, फिर से पाई बॉन्ड मूव करेगा और पॉजिटिव कहां आएगा, यहां। क्या पॉजिटिव जस्ट यहां पर कभी भी आया है क्या, बताइए मुझे। जब पॉजिटिव यहां आया ही नहीं है तो क्या इसका कॉन्जुगेशन होगा, मतलब इसका कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहां OH क्या करेगा, जल्दी बताओ, -I, क्योंकि पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो ये लोन पेयर कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। जस्ट बगल वाले में देखना आप, पहले अपने लोन पेयर पॉजिटिव यहां आ गया, फिर से रेजोनेंस, पॉजिटिव यहां आ गया, और जैसे ही पॉजिटिव आया अब ये कॉन्जुगेशन में है। क्यों बच्चों, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसे डोनेट कर देगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं बच्चों कि यहां OH ग्रुप क्या कर रहा है, +M कर रहा है। क्या अब आपको क्लियर समझ में आया कि कहानी कैसे घूम सकती है, कहानी कैसे चेंज हो सकती है? क्या आपको क्लियर हो रहा है? जल्दी से मुझे बताइए, थर्ड क्वेश्चन में पॉजिटिव यहां पर आएगा और फिर पॉजिटिव यहां पर आएगा, और जैसे ही पॉजिटिव यहां आया, क्या मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। इसका मतलब बच्चों यहां अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो ये +H शो कर सकता है। क्या बहुत अच्छे से सीखिएगा। मैंने ध्यान से देखा कि जो पहला कंपाउंड है यहां पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो रहे हैं, कभी डोनेट नहीं हो रहे। सेकेंड क्वेश्चन में डोनेट किए जा रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन में बच्चों डोनेट किए जा रहे हैं। इसका मतलब सेकंड और थर्ड पहले आएंगे, फर्स्ट बाद में आएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई है? अब बताओ मुझे सेकंड और थर्ड में पहले कौन आएगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, मेसोमेरिक ज्यादा लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट कम होता है। आंसर इज 2 3 1। 1 क्यों पीछे आया? क्योंकि 1 में ओवरऑल क्या चीज है, विड्रॉइंग टेंडेंसी शो कर रहा है। क्या क्लियर बात समझ में आती है? चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं और उस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट। और ये है तीसरा ऑप्शन, ठीक है। मुझे ये बताना है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या पूछा है मैंने? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जल्दी से मुझे बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे देखोगे? तो यहां पर एक अभी आप कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हो, बहुत अच्छे से करो, ध्यान दो कि क्या क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस से ये चीजें हो सकती है। क्लियर? आपको ये चीजें वहां पर समझ में आएंगी। तो जल्दी से मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन में क्या रेजोनेंस जो हो रहा है वो यहां पर आएगा और फिर यहां आएगा और फिर यहां आएगा? क्या ये रेजोनेंस पूरा यहां तक कर रहा है? सही बात है क्या? बहुत ज्यादा रेजोनेंस है, और जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होता है बच्चों, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और कंपाउंड में जितनी एनर्जी रिलीज होगी कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले वाले में रेजोनेंस बहुत एक्सटेंट रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड वाले में अगर ध्यान दो तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है बच्चों, सिर्फ यहीं तक रेजोनेंस हो रहा है, और थर्ड वाले में बच्चों सिर्फ यहीं तक हो रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस उतनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं स्टेबिलिटी, अगर यहां कार्बे एनायन भी होता तो भी, अगर कार्बे एनायन है वो भी जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कोई ग्रुप तो लगा नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकैटायन एंड कार्बेएनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। क्या लिख सकता हूं? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। समझ में आती है? क्लियर? अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट जितने बढ़ते जाएंगे ना उतना अच्छे से आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कैसे हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू देख पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज कर लिया करें आप। वीडियो पॉज करके आप यहां पर इसको नोट कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर? बहुत फास्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पर देखने वाले बहुत सारे लोग हैं बच्चों, इसलिए उनके हिसाब से मुझे यहां पर काम करना पड़ता है। क्लियर? आपको भी आराम से ही पढ़ना है क्योंकि आपको पता है, मैंने हमेशा बता रखा है, चीजें आराम से पढ़ो, अच्छी पढ़ो और एकदम एक बार में पढ़ो कि परफेक्ट है। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, खत्म। क्लियर? चलो और क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो, पॉजिटिव लगा दिया, यहां NH2 ग्रुप लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया, यहां मैंने OH ग्रुप लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया, यहां मैंने Cl ग्रुप लगा दिया और पॉजिटिव लगा दिया, यहां मैंने मैथिल ग्रुप लगा दिया। चलो इन चारों में कंपेयर करो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से आता है बच्चों, ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। तो आप अच्छे से क्वेश्चन करो और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताओ। मैं दूसरा क्वेश्चन यहां लिखता हूं, इसे आप ट्राई करें, फिर अपन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ट्राई करें बच्चों, इसे आराम से ट्राई करें, ग्रुप्स को देखें और कंपेयर करें कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसकी मेसोमेरिक पावर ज्यादा होगी। ये सब आपको यहां पर क्लियर करना है। तो चलिए क्लियर करिए बच्चों आराम से। यहां पर सेकंड क्वेश्चन मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, इसे आप सॉल्व करें। चलिए इन चारों क्वेश्चन को आप देखें और बहुत अच्छे से कंपेयर करें इन चारों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपको पोजीशन पता है, आपको ग्रुप के बारे में पता है, हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है इन सब की, तो सब कुछ पता है। आप ट्राई करें सिर्फ, ठीक है ना? ट्राई करें। चलिए दोनों क्वेश्चन ट्राई करें, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर मुझे बताओ, पॉजिटिव लगा हुआ है और ये पोजीशन कौन सी है भाई? पैरा। सारी पोजीशन पैरा पोजीशन है, इसका मतलब रेजोनेंस फैक्टर अगर लगेगा तो लग सकता है, अगर वो रेजोनेंस फैक्टर दे सकता है तो जरूर देगा। क्लियर है? NH2 ग्रुप क्या करेगा भाई? प्लस M। क्यों? N के पास लोन पेयर है और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहां पर OH का भी क्या लग जाएगा? प्लस M। NH2 का भी प्लस M। हैलाइड का हमेशा क्या लगता है भाई? माइनस I। क्लियर? मैथिल क्या करेगा भाई? पैरा पोजीशन पे लगा है तो मैक्सिमम ये रेजोनेंस फैक्टर यूज करेगा और मैक्सिमम रेजोनेंस फैक्टर मैथिल का क्या लग सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब 1 2 3 क्या है बच्चों? डोनेटिंग ग्रुप है। सॉरी 1 2 4 क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है। और 3 क्या है? विड्रॉइंग फैक्टर यूज कर रहा है। और विड्रॉइंग फैक्टर यूज कर रहा है तो मुझे बताओ थर्ड का नंबर सबसे लास्ट में आने वाला है। क्या ये चीजें समझ में आती है? क्लियर है? अब मुझे बताओ पहले, दूसरे और चौथे में क्या फोर्थ की डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे कम होगी, क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन यूज कर रहा है। इसका मतलब फोर्थ जो होगा वो थोड़ा पहले आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 में क्या होगा? ध्यान से देखो जरा यार, 1 और 2 में अगर मुझे पता चले तो 1 भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी 1 भी लोन पेयर क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, और 2 भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है या सेकंड में? तो बच्चों मैंने आपको कल ही बताया था कि N का लोन पेयर अगर डोनेट करता है तो N पे पॉजिटिव आएगा, और O का लोन पेयर अगर डोनेट करता है तो O पे पॉजिटिव आएगा। बताओ कौन सी क्वांटिटी बेस्ट है? तो मैं कह सकता हूं N की क्वांटिटी बेस्ट है। इसका मतलब N के लोन पेयर देने की टेंडेंसी O से क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं 1 इज ग्रेटर देन 2। तो क्या आपको आंसर समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा मेरे ख्याल से? क्या किया मैंने? फिर से देखें।
क्लोरीन का माइनस आई था, बाकी सब डोनेटिंग ग्रुप थे, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्लियर? फोर्थ 2 और 1, 1 में प्लस एम है, 2 में प्लस एम है और फोर्थ में हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब मेसोमेरिक फैक्टर डोमिनेटिंग आएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा कम आएगा। क्लियर बात समझ में आती है? तो मेसोमेरिक क्या होंगे? ज्यादा लगेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा? कम होगा, और पॉजिटिव की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी होगी उतना परफेक्ट है। क्लियर बात समझ में आती है? तो आंसर आपके सामने ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ 1 2 3 4 में क्या ये ऑर्थो पे लगा है, और ऑर्थो पे लगा है तो भैया डोनेट कर सकता है, इसका मतलब ये प्लस एम शो कर सकता है। कंफर्म? पैरा पे लगा है और पैरा पे लगा है तो भैया ग्रुप कौन सा है? जरा ध्यान से देखो, ग्रुप है CHO, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रेजोनेंस के थ्रू, विड्रॉ करता है, डोनेट नहीं करता। इसका मतलब भाई ये कौन सा ग्रुप है? माइनस एम ग्रुप। पैरा पे लगा है, ये भी पैरा पे लगा है, इसका मतलब ये डोनेट करने की टेंडेंसी है। और पैरा पे मैक्सिमम डोनेशन क्या हो सकता है रेजोनेंस फैक्टर से? हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि मैथिल ग्रुप है। अच्छा ये कहां है? मेटा पे है, और मेटा पे हमेशा इंडक्टिव लगता है, इसका मतलब मैंने इसको रख दिया प्लस आई। क्या सारे पॉइंट समझ में आए? अब आपको सिर्फ कंपेयर करना है। मुझे देख के बताओ कौन सबसे ज्यादा डोनेट कर सकता है? जो सबसे ज्यादा डोनेट करेगा वो है फर्स्ट, क्योंकि ये मेसोमेरिक से शो कर रहा है, बाकी हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहे हैं और इंडक्टिव से डोनेट कर रहे हैं। इसकी तो बात पूछो ही मत, क्योंकि ये तो भाई साहब खींच रहा है, बाकी सब तो डोनेट कर रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट तो सबसे पहले आएगा। क्लियर? बताओ मुझे 2 और 3 में ये क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन डोनेट कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, और ये भी डोनेट कर रहा है। इसका मतलब ये पहले आएंगे और ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विड्रॉइंग फैक्टर यूज कर रहा है। इसका मतलब जो 2 है वो सबसे लास्ट में आएगा। 3 और 4 में बच्चों ये हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करना ज्यादा पॉसिबल, ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू इंडक्टिव। इसका मतलब किसके ज्यादा चांसेस हैं डोनेट करने के? वो है 3 और बाद में। तो क्या आपको ये आंसर समझ में आया? तो चलिए बच्चों नोट करें इसे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके बढ़िया से क्लियर होने चाहिए। क्लियर? इसी तरीके से चलिए आगे पढ़ते हैं, और आगे अपन को पॉजिटिव में एक अच्छा क्वेश्चन है, और वहां आपको थोड़ी सी दिक्कत भी होगी, और उसी दिक्कत को अपन दूर करेंगे। बस आपको ध्यान अच्छे से देना है, जितना बढ़िया से ध्यान दोगे उतना बढ़िया से क्लियर होगा। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। फिर अपन सीखेंगे नेगेटिव की स्टेबिलिटी, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से है, बस चीजों को सोचना है बच्चों। ये है 1 2 3 एंड 4। जल्दी से मुझे 1 2 3 4 में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। अब मैं क्या कर रहा हूं? सारे हैलाइड यूज कर रहा हूं, और बहुत ध्यान से देखिएगा, जब सारे हैलाइड यूज करते हैं तो उनका फैक्टर क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार जेईई में पूछ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, आयोडीन। क्लियर? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। जल्दी से मुझे इन चारों की स्टेबिलिटी बताएं। ये दोनों क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे और इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पहले क्वेश्चन में सारे जो ग्रुप लगे हुए हैं क्या वो पैरा पोजीशन पे हैं? और बच्चों पैरा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है जो मैक्सिमम लग सकता है? विच इज हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन कितने अल्फा को कंटेन कर रहा है बच्चों? तो मैं कह सकता हूं यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे? एल्कीन पॉजिटिव यहां आएगा और पॉजिटिव के थ्रू कितने हाइड्रोजन यहां है? 3। इसीलिए मैंने क्या लिखा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। आप इंडक्टिव क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि इंडक्टिव मिनिमम फैक्टर है, हाइपर कॉन्जुगेशन उससे अच्छा फैक्टर है, तो मैं हमेशा अच्छा फैक्टर यूज करूंगा। सही बात है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में अल्फा कितने? ध्यान दो, मैथिल ग्रुप लगने की वजह से अल्फा कितने हो गए? 2। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो 2 अल्फा हाइड्रोजन का है। वैसे ही यहां पर बताएं कितने हाइड्रोजन है? हाइपर कॉन्जुगेशन है लेकिन 1 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भाई साहब यहां अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो बताओ पार्शियल रेजोनेंस करेगा किसके साथ?
इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव फैक्टर लगेगा। क्लियर बात है? हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा फैक्टर है, डोमिनेटिंग फैक्टर है कंपेयर टू इंडक्टिव। इसका मतलब 1 2 3 पहले आएंगे, 4 सबसे बाद में आएगा। अब 1 2 3 में पहले कौन आएगा? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। आपने ये चीजें सीख रखी है। आंसर इज 1 2 3 4। समझ में आया 4 क्यों बाद में आया? क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लग रहा था। अब बात आती है यहां पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि यहां पर बच्चों से गलती क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि मान लीजिए यहां फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक। अभी यहां पर जब हैलाइड के साथ मैं अलग ग्रुप को ले रहा था, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर आया और मेरे सामने 4 सेम टाइप के लोग मुझसे मिले, तो जो चारों की टेंडेंसी होगी या तो चारों डोनेट करेंगे या तो चारों विदड्रॉइंग टेंडेंसी यूज करेंगे। अगर चारों डोनेट कर सकते हैं, मुझे जरूरत है, तो क्या वो डोनेट नहीं करेंगे? बिल्कुल डोनेट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए चारों अलग अलग हैं, तो वो अपनी बेस्ट प्रॉपर्टी, अपनी बेस्ट प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। इसका मतलब जो मेसोमेरिक कर सकता है वो मेसोमेरिक करेगा, जो इंडक्टिव कर सकता है वो इंडक्टिव करेगा। तो अगर हैलाइड एक साथ आते हैं तो बच्चों ये इसको डोनेट कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसको बहुत ज्यादा डोनेट करेंगे, लेकिन कम से कम डोनेट तो कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि डोनेट कौन ज्यादा अच्छे से करेगा। तो मैंने आपको बताया डोनेट करने की यह प्रॉपर्टी नहीं है कि उठाया और दे दिया, नहीं। अभी हमने बात की थी कि डोनेट करने का मतलब होता है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। और मुझे बताओ, अगर मैं किसी से गले मिलना चाहूं तो जब मेरी और दूसरे की साइज सेम होगी तभी तो मैं गले मिल पाऊंगा। वो छोटा मान लो, ठीक है, अगर मान लो कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो वो गले मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। या बहुत लंबा है और मैं बहुत छोटा हूं, मैं उसके कहां मिल पाऊंगा? नहीं मिल पाऊंगा। तो अच्छी ओवरलैपिंग तभी होगी जब मैं भी सेम साइज का हूं और मेरे साथ भी जो है वो भी सेम साइज का हो, जिससे हम अच्छे से गले मिल पाए। इसका मतलब जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी डिपेंड करेगा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब मुझे बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या ये कार्बन फैमिली भी इसी के पास में आती है? और मुझे बताओ, कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो भी इसी ऑर्बिटल में ही आएगा। तो बच्चों, ऑर्बिटल की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका ऑर्बिटल होता है 2p में, 2p में होता है, और इसका भी ऑर्बिटल 2p में होता है। जैसे जैसे यहां पर नीचे की तरफ आते जाते हैं, ग्रुप्स की क्वांटिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। मतलब एक एक शेल बढ़ता जाएगा, तो 2p, देन 3p, देन 4p, देन 5p, और जैसे जैसे शेल बढ़ता है साइज भी इंक्रीज करता है। यही रीजन है डाउन द ग्रुप आने पे साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो बताओ 2p किससे ओवरलैपिंग अच्छी कर पाएगा? 2p के साथ, 3p के साथ थोड़ा अच्छी, 4p में कम अच्छी, 5p में बोलेगा भैया तुम तो लंबू हो गए, मैं तो छोटा हो गया, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अच्छी ओवरलैपिंग कहां होगी? 2p 2p। इसका मतलब बच्चों ओवरलैपिंग कैसी है? 2p 2p। ये कैसी है? 3p 2p। और ये कैसी है? 4p 2p। और ये कैसी है बच्चों? 5p 2p। ये सिर्फ साइज है बच्चों, जो मैं p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। आप जब इनऑर्गेनिक में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में 2p 2p का साइज सेम है, क्योंकि सेम शेल उसमें है। जैसे ही नीचे पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो ऑर्बिटल क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं। तो जब बड़े ऑर्बिटल होंगे तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। इसी रीजन से आंसर यहां क्या आएगा? 1 2 3 4। क्लियर है? तो क्या लगेगा यहां सब जगह? मेसोमेरिक। इंडक्टिव क्यों नहीं लगाया मैंने? क्योंकि इंडक्टिव शो कर सकता था, क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां सब सेम लगे हैं बच्चों। अगर यहां कहीं OH होता या कहीं NH2 होता तो मैं हैलाइड का हमेशा क्या लेता? इंडक्टिव। तो आप बात को ध्यान रखें, अगर हैलाइड के साथ अलग ग्रुप है तो हैलाइड हमेशा इंडक्टिव शो करेगा, अगर सिर्फ हैलाइड है तो हैलाइड हमेशा मेसोमेरिक शो करेगा। किस केस में? पॉजिटिव के केस में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसे। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं नेगेटिव की स्टेबिलिटी की तरफ और सीखते हैं कि कैसे नेगेटिव की स्टेबिलिटी हम यहां पर फाइंड करते हैं। चलिए नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ते हैं, और बहुत इजी है, अच्छे से सीखेंगे, इसे भी ध्यान लगाएं और अच्छे से यहां पर सीख जाएंगे अपन। क्लियर? मान लीजिए मेरे पास
अब एनायन लगा दिया तो एनायन को क्या चाहिए बताओ जरा, सिर्फ और सिर्फ विथड्रॉइंग टेंडेंसी। मान लीजिए यहां मैंने OH लगा दिया, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस ध्यान देना है। अभी जैसे पॉजिटिव में ध्यान दिया वैसे ही यहां भी ध्यान देना है। नेगेटिव है, यहां क्लोरीन लगा दिया, और वैसे ही बच्चों यहां नेगेटिव है, यहां मैंने मैथिल ग्रुप लगा दिया। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को अपन एक बार सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि यहां कैसे हम ग्रुप्स को डोमिनेट करेंगे और कैसे हम यहां पर आंसर लिखेंगे। पूछा क्या गया है आपसे? कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी। क्लियर? चलिए सॉल्व करें। चलिए देखिए, एक बार ध्यान दीजिए बच्चों, एक बार ध्यान दोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। सबसे पहली चीज नेगेटिव है, ठीक है भाई, डीलोकलाइज करेगा क्योंकि रेजोनेंस फैक्टर यूज कर सकता है। अब बताओ मेसोमेरिक फैक्टर कहां कहां यूज होता है ग्रुप्स के लिए? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्या सारे ग्रुप पैरा पे लगे हैं? इसका मतलब यहां OH क्या करेगा? +M। क्या सिंपल क्लियर हो रहा है? NO2 क्या ये नेगेटिव M करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। और रेजोनेंस के थ्रू विड्रॉइंग फैक्टर क्या कहलाता है? -M। हैलाइड जब सारे चेंज हैं तो हैलाइड अपना मैक्सिमम शो करेगा और वो क्या करेगा? -I। मैथिल मैक्सिमम क्या कर सकता है? +H। क्लियर बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से ये चारों पॉइंट। मुझे बताओ नेगेटिव को चाहिए क्या? नेगेटिव को चाहिए विड्रॉइंग टेंडेंसी। विड्रॉइंग टेंडेंसी मतलब खींचने वाले ग्रुप। बताओ यहां सबसे ज्यादा कौन विड्रॉ करेगा? सेकेंड, क्योंकि ये -M से खींचेगा, ये -I से खींचेगा, ये डोनेट कर रहा है और ये तो बहुत ज्यादा डोनेट कर रहा है। और नेगेटिव में मैंने आपको सिंपल सी कहानी बताई, नेगेटिव के लिए चाहिए क्या होता है? -M -I। और क्या नहीं चाहिए होता है? डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं चाहिए होती है। इसका मतलब मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 2 और 3 पहले आएंगे, 1 और 4 बाद में आएंगे? अब बात आती है कि 2 और 3 में पहले कौन आएगा? यार ये मेसोमेरिक से खींच रहा है, ये इंडक्टिव से खींच रहा है, इसका मतलब मेसोमेरिक से खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इंडक्टिव से कम होगी। अब आता है 1 और 4, जब दोनों ही डोनेट करने वाले हैं तो बताओ कम कौन डोनेट करेगा? क्योंकि जो कम डोनेट करेगा, नेगेटिव को क्या चाहिए भाई? कम डोनेट करने वाला। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? 4 जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से करेगा तो कम डोनेट करेगा और 1 ज्यादा डोनेट कर देगा। तो नोट करें और क्वेश्चन अपन यहां करते हैं जिससे कि और क्लियर अपन को यहां पर हो जाए। चलिए नोट कर लें बच्चों। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ग्रुप्स लगे हैं, नेगेटिव है, यहां NO2 लगा दिया, नेगेटिव है, यहां मैंने NO2 लगा दिया, नेगेटिव है, और यहां मैंने CHO ग्रुप लगा दिया। CHO ग्रुप का मतलब आप समझते हो अच्छे से, एल्डिहाइड ग्रुप। 1 2 और 3। चलिए प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। पूछा क्या गया है? कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी इन बिटवीन 1 2 और 3। चलिए सॉल्व करें बच्चों। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, नेगेटिव है और यहां मैंने लगा दिया मैथिल ग्रुप, नेगेटिव है, यहां मैंने लगा दिया ये मैथिल ग्रुप, नेगेटिव है और मैंने लगा दिया यहां पर CN ग्रुप। पता है CN ग्रुप क्या करता है? अपन ने इसके क्वेश्चन भी कर रखे हैं बच्चों, पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। 1 2 और 3। चलिए तीनों क्वेश्चन करें, तीनों क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं और अपन सीखते हैं कि कैसे अपन यहां पॉजिटिव और नेगेटिव की स्टेबिलिटी अच्छे से सीख चुके हैं। मुझे बताया पहले क्वेश्चन में बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। पैरा पे लगा है और पैरा पे NO2 क्या दिखाता है? अपना मेसोमेरिक, और मेसोमेरिक में ये क्या शो करेगा? -M। ये कहां लगा है? मेटा पे, और मेटा पे हमेशा क्या दिखाता है? इंडक्टिव, और ये इंडक्टिव कौन सा शो करता है? -I। सही बात है, रेजोनेंस फैक्टर पैरा पे है, इसका मतलब ये -M शो करेगा। क्या समझ में आई तीनों प्रॉपर्टी? बहुत अच्छे से।
1 और 3 माइनस एम से खींचेंगे, 2 माइनस आई से खींचेगा। इसका मतलब विड्रॉइंग टेंडेंसी 1 और 3 में क्या है, मैक्स टू मैक्सिमम है, और 2 में क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब 1 3 पहले आएंगे और 2 बाद में आएगा। अब बात आती है कि इसका माइनस एम ज्यादा है या इसका माइनस एम ज्यादा है। तो बच्चों मुझे बताओ, NO2 ग्रुप में भी N और O है और यहां कार्बन और O है, तो मुझे बताओ खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, यहां नाइट्रोजन है और यहां कार्बन है। किसकी, NO2। तो बताएं माइनस एम किसका ज्यादा होगा, NO2 का। तो मुझे बताएं आंसर क्या आएगा, 1 3 2। क्लियर, नोट कर ले। 1 2 3 जल्दी बताएं, यहां पर क्या प्लस H लिख दूं बिना पूछे आपसे, बिना पूछे प्लस I लिख दूं और माइनस M लिख दूं, क्योंकि ये CN है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा, पैरा पोजीशन है। अब मेरे ख्याल से आपको कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। डोनेटिंग टेंडेंसी पीछे आएंगे, विड्रॉइंग टेंडेंसी आगे आएगा, क्योंकि नेगेटिव है। इसका मतलब 3 सबसे स्टेबल है। अब इन दोनों में डोनेट कर रहा है, बताओ कम कौन डोनेट करेगा, क्योंकि नेगेटिव को डोनेट करने वाला नहीं चाहिए। कम कौन करेगा, प्लस आई। तो आंसर इज 3 2 1। क्वेश्चन ये देखें, नेगेटिव सेम वही, इसमें रेजोनेंस करोगे, कहां तक रेजोनेंस होगा, यहां तक, और फिर कहां होगा, यहां तक। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? क्या इसका रेजोनेंस बहुत लॉन्ग हो रहा है? इसका रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ यहीं तक हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद कॉन्जुगेशन नहीं है। ध्यान दो, कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रेजोनेंस हुआ? यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब बताओ, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। आंसर इज 1 2 3। क्लियर, नोट करें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर मेरे पास नेगेटिव जस्ट डबल बॉन्ड के ऊपर आ जाए, मतलब क्या है बच्चों, तो कभी भी बच्चों ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब यहां रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये क्या है बच्चों, लोकलाइज्ड है। यहां कोई डीलोकलाइजेशन है ही नहीं। कहां डीलोकलाइज करेगा? डीलोकलाइज करेगा भी तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब रिंग टूट जाएगी, और रिंग टूटना अच्छी बात नहीं होती। स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी, स्टेबिलिटी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिंपल। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर कभी भी नेगेटिव जस्ट डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो जब रेजोनेंस ही नहीं होगा, तो क्या कोई मेसोमेरिक, क्या कोई यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, इंडक्टिव। तो मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से बना के दे दे हमें, तो क्या मैं इसको सोच नहीं सकता? यहां नेगेटिव लगा दिया, यहां पर मैथिल ग्रुप है, यहां नेगेटिव है, यहां मैथिल ग्रुप है, यहां नेगेटिव है, यहां मैथिल ग्रुप है। मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन है 1 2 3, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा, क्योंकि आंसर दोगे किससे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव लगाऊं और OH ग्रुप लगा दूं, इसी तरीके से मैं नेगेटिव लगाऊं, सॉरी यहां नहीं, जस्ट रिंग के ऊपर, और यहां OH लगा दूं, इसी तरीके से मैं यहां नेगेटिव लगाऊं और OH ग्रुप यहां लगा दूं। मुझे ये दोनों क्वेश्चन बताएं, और अपन को क्लियर रख करना है कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्लियर? अच्छा, तो इसमें बताओ, क्या 1 2 3 में सब जगह इंडक्टिव लग रहा है, तो सब जगह इंडक्टिव प्लस आई ही लग रहा होगा। सही बात है। और प्लस आई ग्रुप नेगेटिव को चाहिए क्या? नहीं। इसका मतलब प्लस आई ग्रुप जितना दूर लगा होगा, स्टेबिलिटी उतनी अच्छी आएगी। तो बताओ, क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 2 1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इसी तरीके से OH ग्रुप, जब रेजोनेंस ही नहीं होगा, तो क्या ऑर्थो और क्या पैरा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंडक्टिव। और इंडक्टिव में ये क्या शो करता है, माइनस आई, क्योंकि यहां कार्बन है और यहां ऑक्सीजन है। यहां पर बताओ माइनस आई, और यहां पर भी माइनस आई। इसका मतलब अब बताओ, नेगेटिव को क्या चाहिए, माइनस आई। जितना पास में लगा होगा उतना ज्यादा खींचने की टेंडेंसी होगी। इसका मतलब आंसर क्या लिख सकता हूं, 1 2 3। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा केस आए तो आंसर हमेशा क्या दोगे, अप्लाई ओनली इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। नोट कर लें। तो इस तरीके से बच्चों हमने पॉजिटिव की स्टेबिलिटी और नेगेटिव की स्टेबिलिटी सीखी।
नेक्स्ट क्लास में अपन एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। जैसे अपन ने इंडक्टिव में एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी, वैसे ही हम यहां पर भी इंडक्टिव में, वैसे ही हम मेसोमेरिक में भी क्या पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चलो बढ़िया से पढ़ते रहो, बढ़िया से खाते रहो और बढ़िया से सोते भी रहो, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय। ठीक है।